नमस्कार। आयकर विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में स्पष्टता अस्वीकृत खर्चे, यानी ऐसे खर्चे जिनको व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके लिए हम धारा 40 जो कि हमारी आयकर अधिनियम की धारा है 40 के अंतर्गत स्पष्टता अस्वीकृत खर्चों का वर्णन किया गया है। तो इसके अनुसार किन किन व्यक्तियों के लिए जो भुगतान की गई राशि है वो अस्वीकृत है, उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला आता है हमारा सभी प्रकार के करदाताओं के लिए जो खर्चे अस्वीकृत है व्यापार और पेशे शीर्षक के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है। यानी कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है कि भारत के बाहर अथवा भारत में किसी अनिवासी जिसमें कंपनी के अलावा को अथवा विदेशी कंपनी को दे ब्याज, रॉयल्टी, फीस आदि का यदि कोई भुगतान किया गया है जिस पर टीडीएस काटना आवश्यक है, लेकिन भुगतानकर्ता ने कोई टीडीएस नहीं काटा है और बिना टीडीएस काटे ही ऐसी राशि का किसी अनिवासी व्यक्ति या किसी विदेशी कंपनी को ब्याज या रॉयल्टी के रूप में भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसा किया गया भुगतान अस्वीकृत माना जाएगा। लेकिन भविष्य में यदि ऐसे टीडीएस की राशि को भुगतान कर दिया जाता है तो इस प्रकार की कटौती उसी गत वर्ष में दी जाएगी जिस वर्ष ऐसे टीडीएस का भुगतान किया जाता है। यदि करदाता ने इन राशियों के भुगतान में से टीडीएस की कटौती नहीं की है तो करदाता को धारा 201(a) के तहत चूक में करदाता नहीं माना गया हो, तो यह माना जाएगा कि करदाता ने भुगतान पाने वाले के द्वारा आय का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही कर की कटौती करके भुगतान कर दिया गया है। यानी बिना टीडीएस काटे यदि कोई भुगतान किसी भारत में किसी अनिवासी या विदेशी कंपनी को कर दिया जाता है तो वो अस्वीकृत खर्चे की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा हमारा व्यापार व पेशे के लाभों पर कर, संपदा कर, अनिवासी व्यक्ति को देकर है, यानी ऐसा कोई भी राशि भुगतान जिसको भारत के बाहर अथवा अनिवासी व्यक्ति को वेतन शीर्षक के अंतर्गत दी गई राशि यदि उस पर कर नहीं चुकाया गया है तो यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है तो यह अस्वीकृत माना जाएगा। इसके अलावा है हमारा प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड में यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के हित के लिए प्रोविडेंट फंड की राशि या ऐसे ही कोई अन्य जो फंड है उस फंड से नियोक्ता का जो अंशदान है वो कर्मचारी को दिए जाने वाले भुगतान पर यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कोई प्रबंध नहीं करता है, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करता है, तो ऐसा भुगतान अस्वीकृत माना जाएगा। उसके पश्चात है उद्गम स्थान पर कटौती बिना निवासी व्यक्ति को देय राशि। यदि किसी निवासी व्यक्ति को देय राशि जिस पर धारा 192 से 194 LA के तहत टीडीएस की जानी चाहिए थी, परंतु भुगतानकर्ता ने उस पर टीडीएस नहीं काटा है या काटने के बाद धारा 139(a) के तहत निर्धारित देय तिथि तक
कर का भुगतान सरकार को नहीं किया है तो करदाता को भुगतान योग्य राशि के पर जो कटौती स्वीकृत की जाती है वो स्वीकृत नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है रॉयल्टी, लाइसेंस, सेवा प्रभार या शुल्क के रूप में चुकाई गई राशि। यानी किसी भी प्रकार की रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या प्रभार या अन्य प्रकार का कोई प्रभार या शुल्क के रूप में कोई राशि चुकाई गई है जिसका आरोपण राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य सरकार के उपक्रम पर ही किया गया हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम को आवंटित किया गया हो, यदि इन राशियों का आरोपण अथवा आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार के उपक्रमों के अलावा अन्य करदाताओं पर इनका आरोपण किया जाता है तो ये राशियां अस्वीकृत नहीं होगी, अन्यथा ये राशि अस्वीकृत खर्चे के रूप में मानी जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फर्म के लिए स्पष्ट अस्वीकृत खर्चे। यानी ऐसे कौन से खर्चे हैं जो फर्म के लिए स्वीकृत नहीं है। इसमें है यदि नियोक्ता द्वारा यानी साझेदारी फर्म में पूंजी पर 12% से अधिक दर से ब्याज दिया गया है तो आधिक्य की राशि अस्वीकृत मानी जाएगी। इसी तरह यदि कोई निष्क्रिय साझेदार को पारिश्रमिक दिया गया है तो वह भी अस्वीकृत खर्चे के रूप में माना जाएगा। और यदि सक्रिय साझेदार को एक जो निश्चित सीमा है उस सीमा से अधिक का वेतन चुकाया जाता है तो यह आधिक्य राशि भी अस्वीकृत खर्चों के अंतर्गत मानी जाएगी। लेकिन इसमें यदि किसी साझेदार को फर्म से कोई लाभ की राशि मिलती है तो ऐसी राशि साझेदार के लिए कर मुक्त होती है। लेकिन फर्म से उसको कोई ब्याज, वेतन, कमीशन वगैरह कोई मिलती है तो जिस सीमा तक वो फर्म के लिए कर योग्य लाभों की गणना में शामिल किया जाता है या सकल लाभ में से जिसकी कटौती होती है उसको साझेदार की व्यापार अथवा पैसे की आय गणना करते समय फर्म से प्राप्त जो ब्याज है या पूंजी का 12% राशि है वो ही सम्मिलित किया जाएगा या वो ही कर योग्य होगा। आधिक्य की राशि इसमें कर योग्य नहीं होगी। यानी जितनी छूट व्यापार अथवा पेशे लाभ के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है उतनी ही सीमा तक साझेदार के लिए वो कर योग्य मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तियों के समुदाय के लिए। व्यक्तियों के समुदाय के लिए कौन कौन सी जो खर्चे की राशि है वो स्पष्टतः अस्वीकृत माना जाएगा, जिसमें व्यक्तियों का समुदाय अपने सदस्यों को कोई भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन वगैरह या कोई पारिश्रमिक के रूप में कोई राशि भुगतान करता है तो यह कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं है। इसके अंतर्गत हम ये लेते हैं कि आयकर का भुगतान किया गया है, संपत्ति कर का है या संपदा कर का भुगतान किया गया है या करदाता के निजी या घरेलू व्यय है या आहरण है तो वो अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के किसी संचय में या कोई आयोजन किया जाता है, आयोजन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी अस्वीकृत माना जाएगा। कोई दान, भेंट अथवा या धर्मार्थ दी गई राशि हो गई, दंड अथवा जुर्माने के रूप में दी गई कोई राशि है वो हो गया। इसके अलावा पूंजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन है, जैसे अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंधी जो खर्चे होते हैं वो पूंजी प्राप्त करने के लिए दिए गए खर्चों में सम्मिलित होते हैं तो ये अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। करदाता की स्वयं की पूंजी पर ब्याज है वो अस्वीकृत माना जाएगा। इसी तरह अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए जो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड रखा जाता है उसमें
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान वो अस्वीकृत माना जाएगा। इसके अलावा मालिक का खुद का वेतन है वो, या उसके जीवन पर लिया गया जीवन बीमा प्रीमियम है वो अस्वीकृत माना जाएगा। इसके साथ साथ किसी राजनीतिक दल द्वारा जो प्रकाशित मैगजीन है, ब्रोचर है या पैम्पलेट है, इसमें कोई विज्ञापन दिया गया है तो विज्ञापन के संबंध में किए गए जो भी व्यय है वो स्पष्टतः अस्वीकृत खर्चों की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है।